Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. We are into chapter number 4, that is issue of debenture. Friends, debenture is a borrowed capital, and in this particular chapter we are going to learn what are the procedures and steps to issue debenture. So let us start from page number 71. Our topic is provisions as per companies rule 2014. तो डिवेंचर को इश्यू करने के लिए क्या क्या प्रोविजन है एज पर रूल 2014 वी आर गोइंग टू सी. फर्स्ट वन, टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर. टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर. फ्रेंड्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज सिक्योर्ड डिवेंचर. जब भी सिक्योरिटी की बात आती है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? चार्ज ओवर एसेट. चार्ज ओवर एसेट, ठीक है ना. मतलब कंपनी जो है वो क्या कर रही है, वो अपने असेट का चार्ज डिवेंचर ट्रस्टी के पास देती है. तो ऐसा सिक्योर्ड डिवेंचर जहां पर चार्ज ओवर असेट दिया गया है, उसका क्या टेन्योर होगा, उसका पीरियड क्या होगा? ऑल सिक्योर्ड डिवेंचर शुड बी रिडीम्ड विद इन 10 ईयर्स. देखिए, मैक्सिमम टाइम सिक्योर्ड डिवेंचर के लिए कितना दिया है? विद इन 10 ईयर्स. ठीक है ना. तो ये याद रखना आपको, अगर ये सिक्योर्ड डिवेंचर है तो मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? 10 ईयर्स. फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, ओनली सर्टन कंपनीज लाइक कंपनीज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर project or companies permitted by Ministry of Corporate Affairs or central government or RBI can issue debenture beyond a period of 10 years but not exceeding 30 years. तो अगर आपका सिक्योर्ड डिबेंचर है, मैक्सिमम पीरियड कैन बी 10 ईयर्स. लेकिन अगर आपकी कंपनी डील करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में ही टाइम लगता है ना. अब देखिए लवासा जैसी सिटी है, उसको मोर देन 10 ईयर्स लगा होगा बनाने में. या कोई बहुत बड़ा डैम बनाना है, कोई भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होने दो, इट विल टेक टाइम. तो ऐसे केस में इसका पीरियड बड़ा हो सकता है. दूसरा, अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ये डिवेंचर लॉन्च किया है, तो उसका पीरियड 10 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में हो सकता है. दैट मीन्स इट कैन गो beyond 10 years but not beyond 30 years. तो मैक्सिमम पीरियड 30 years दिया गया. ठीक है, ये बात हो गई टेन्योर की. पॉइंट नंबर 2, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट. ये हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए. कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी. जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक पर्टिकुलर कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी का हम नाम दे देते हैं बाबा कंपनी. अच्छा, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं. ठीक है, ये बाबा कंपनी को आबा कंपनी ने परचेस कर लिया. विच कंपनी? आबा कंपनी. ठीक है, अगर ये परचेस कर लेती है या टेक ओवर कर लेती है, टेक ओवर करने का मतलब क्या है? उसके मोर देन 50% शेयर परचेस कर लेती है ना. तो आबा कंपनी क्या हो जाएगी? होल्डिंग कंपनी.
और बाबा कंपनी को हम क्या कहेंगे? सब्सिडियरी कंपनी। विच कंपनी? सब्सिडियरी कंपनी। तो अगर आप एक सब्सिडियरी कंपनी हैं तो आप अपने होल्डिंग कंपनी के जो एसेट हैं उनको एज अ चार्ज ओवर एसेट दे सकते हो। इनका कहने का मतलब ये है। और अगर आप एक होल्डिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी? होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी होने के नाते आप अपनी सब्सिडियरी कंपनी के जो एसेट हैं, है ना, सब्सिडियरी कंपनी के जो एसेट हैं उसको आप चार्ज ओवर एसेट के रूप में दे सकते हो। तो दोनों के पास ऑप्शन अवेलेबल है, वेदर इट इज योर होल्डिंग कंपनी और इट इज योर सब्सिडियरी कंपनी। आप इनके भी एसेट क्या कर सकते हैं? चार्ज और एसेट के रूप में डिबेंचर को दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? गिरवी रखना, है ना। तो किसको दे सकते हैं हम ये डिबेंचर ट्रस्टी के पास दे सकते हैं। बात समझ में आई? द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी adequate to cover the entire value of debenture issue and interest to be paid on it. What does it mean? इसका मतलब होता है कि अगर सपोज आपने 10 लाख रुपीस का डिवेंचर इशू किया, कितने का? 10 लाख रुपीस का आप डिवेंचर लेना चाहते हो, तो आपका जो एसेट है जो उसके सामने आप गिरवी रखना चाहते हो इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। मतलब इसका वैल्यू बोरोड अमाउंट प्लस इसके ऊपर जो बाद में इंटरेस्ट पे करना होगा, ये दोनों मिलाकर के होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख हम इशू कर रहे हैं तो कम से कम 12 या 15 लाख रुपए का हम क्या करेंगे? 12 टू 15 लाख रुपीस का हम यहाँ पर जो एसेट है वो गिरवी रखेंगे, उसका चार्ज और एसेट डिबेंचर ट्रस्टी को देंगे। क्योंकि हमेशा वहां पर होनी चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, की इनकेस कभी वैल्यू में रिडक्शन भी हुआ, है ना, क्योंकि जो पर्टिकुलर एसेट है उसका डेप्रिसिएशन होता है एवरी ईयर। तो समझिए आज उसका वैल्यू 12 लाख का है तो आज से 10 इयर्स डाउन द लाइन उसका वैल्यू रिड्यूस हो सकता है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो हमेशा एक्स्ट्रा अमाउंट का आपको एसेट का अरेंजमेंट करके देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, बैंक भी ऐसे ही करते हैं, आपसे जब भी कोई लोन के लिए गिरवी चीजें मांगते हैं उसका वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है। If a government company issues secured debenture which has central or state government's guarantee, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है और वो डिवेंचर इशू कर रही है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का गारंटी है, अगर गारंटी है तो कोई चार्ज ओवर एसेट देने की जरूरत नहीं है ना। इट नीड नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन इट्स एसेट। तो यहां पर गवर्नमेंट की गारंटी ही काफी है। So if a government company issues secured debenture which has the central or state government's guarantee, आपको ये गवर्नमेंट क्या दे रही है? गारंटी दे रही है। तो ऐसे केस में आपको कोई चार्ज और एसेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। गेटिंग इट एवरीवन? पॉइंट नंबर 3, अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। हमने देखा था कि अगर हमारा इशू 500 कैंडिडेट से ज्यादा जा रहा है, मतलब जो अप्लाई करने वाले पर्सन हैं या जिनको हम अप्रोच कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ता है? ऑफर देना पड़ता है। अगर हमारा ऑफर 500 लोगों से ज्यादा के लिए है तो आपको एक डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन होता है ये डिवेंचर ट्रस्टी? हमने बात की थी कि हमारी जो पर्टिकुलर कंपनी है इस कंपनी को चाहिए लोन, कंपनी के ऊपर
भरोसा करने के लिए, है ना, ये हम लोन किससे मांग रहे हैं, ये हम जनरल पब्लिक से लोन मांग रहे हैं। तो जनरल पब्लिक को हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए हमें कौन चाहिए, ट्रस्टी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेहुल चौकसी या नीरव मोदी को अपना ट्रस्टी बना लिया। किसको बना लिया, नीरव मोदी, नाम तो सुना होगा। अब इसको ट्रस्टी बना दिया और मैं बोलूंगा कि मेरी कंपनी की तरफ से ये हमारा ट्रस्टी है, आप लोग पैसा लगाओ। क्या लगता है, मुझे पैसे मिलेंगे डिवेंचर के? नहीं, सबको मालूम पड़ जाएगा तो ये तो क्या है, भागने वाला पैसा लेके। हाँ या ना? तो मतलब ये ट्रस्टी नहीं चल रहे, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर मिस्टर रतन टाटा, है ना, जो कि बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको मेरा ट्रस्टी बना दूं, तो लोग खुशी खुशी मुझे लोन देने के लिए तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर लोगों को क्या है, विश्वास है। तो ये जो ट्रस्टी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर ट्रस्टी, इसको कौन अपॉइंट करेगा, इसको कंपनी अपॉइंट करेगी। कौन अपॉइंट करेगा, कंपनी। क्यों अपॉइंट करेगा, ताकि लोगों को एक विश्वास आए। ठीक है ना। कब अपॉइंट करेगा, इशू के पहले। तो इसका जो नाम है वो कहाँ होना चाहिए, हमारे प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। हम जो प्रोस्पेक्टस इशू करने वाले हैं, है ना, हम जो प्रोस्पेक्टस इशू करने वाले हैं उसमें डिवेंचर ट्रस्टी का नाम होना चाहिए। क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस किसके पास जाएगा, इन्वेस्टर्स के पास। और इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि हमारा ट्रस्टी कौन है। गेटिंग इट एवरीवन? यहां पर यही बात लिखी हुई है, बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर द कंपनी हैज टू अपॉइंट a debenture trustee. कंपनी ऑल्सो हैज टू एग्जीक्यूट अ डिवेंचर ट्रस्ट डीड। क्या बनाना पड़ता है, एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, किसके साथ में, डिवेंचर ट्रस्टी के साथ में, जिसे कहा जाता है ट्रस्ट डीड। ईदर बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर और विद इन 60 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये प्रोस्पेक्टस के पहले भी हो सकता है, या जिस दिन ऑफर लेटर दे रहे हैं उस दिन, या 60 डेज के अंदर, अलॉटमेंट के 60 डेज के अंदर भी हम एग्रीमेंट बना सकते हैं। The deed contained the terms and condition agreed upon by the company and the trustee and clearly state the role of debenture trustee. तो ये डीड में होता क्या है, एग्रीमेंट में होता क्या है, इसके अंदर टर्म्स और कंडीशन डिवेंचर के लिखे होते हैं, और डिवेंचर ट्रस्टी का रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है, वो इसके अंदर मेंशन होती है। तो डिवेंचर ट्रस्टी का अपॉइंट होना जरूरी है अगर आपने ओपन ऑफर 500 से ज्यादा कैंडिडेट के लिए रखा है। ठीक है। So last point number 4, create debenture redemption reserve. Company has to create a DRR, that is debenture redemption reserve account out of profit available for payment of debenture. तो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए हमें एक डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत है। कंपनी हैज टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इन द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो कम से कम उस अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, 25%। कितने होने चाहिए, 25%। कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर। तो हमें पता है कि मार्च में हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, तो आपको 30th अप्रैल के पहले, 30th अप्रैल के पहले क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा या डिपॉजिट करना पड़ेगा ये अमाउंट। A sum not less than 15% of the amount to its debenture maturing during the year ending 31st March of the next year. ठीक है ना। Money from this account is used for redemption of debenture. तो यहां पर जो डीआरआर है, इसके पहले भी हमने डीआरआर के बारे में एक इंफॉर्मेशन देखी थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो। देखिए पॉइंट नंबर 5 जो हम लोग ने इसके पहले कवर किया था, है ना, किसका, प्रोविजंस फॉर इशू। वहां पर आप देखेंगे तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिलता है, कंपनी हैज टू क्रिएट अ डीआरआर अकाउंट
out of profit of the company available for payment of dividend. This money can be used only for redemption of debenture as per the company's amendment rule 2019. तो जो amendment आया, जो changes आया, उसके हिसाब से क्या है, MCA ने कुछ rule liberalize कर दी. Removed debenture redemption reserve requirement for listed company. अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है या एनबीएफसी कंपनी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो आपको रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है या एनबीएफसी नहीं है या हाउसिंग फाइनेंस वाली नहीं है तो आपको रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा. और वो कैसे करना पड़ेगा उसका इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिया गया है. तो पहली बात क्या बताएं कि 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन द डीआरआर, इतना उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, इतना उसके पास होना चाहिए. और हर साल कितना करना है, कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर अ सम नॉट लेस देन 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending 31st March of the next year. बराबर है. तो इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो डीआरआर है या हम कह सकते हैं रिजर्व है, ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. इसको हम समझेंगे, ये है डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है. अच्छा, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो ईयर चल रहा है, करंट ईयर, ये है 2021-22, ठीक है ना. अप्रैल में स्टार्ट होगा, मार्च में एंड होगा, करेक्ट है. और दिस ईयर इन द सेंस इन 2022, मतलब इसके एंड में हमको 1 लाख रुपीस तक का डिबेंचर जो है वो रिडीम करना है. 1 लाख का डिबेंचर क्या करना है, रिडीम करना है. रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडम्पशन का मतलब पे ऑफ करना है. तो बोल रहे हैं कि इस 1 लाख रुपीस का एटलीस्ट 25%, कितना परसेंट, 25% इस रिजर्व में होना चाहिए. तो कितना होना चाहिए, 1 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 25,000. ठीक है, ये पहली बात हो गई. दूसरी बात, एवरी ईयर हमारा जो प्रॉफिट होगा उसमें से ये अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है. मतलब प्रॉफिट का पार्ट हमें डीआरआर में ट्रांसफर करना है. और उसके बारे में क्या बात बताई गई, not less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending 31st March. ठीक है ना. तो यहां पर हमको जो भी 31st मार्च के दिन मेच्योर होगा, सपोज ये भी हमारा अमाउंट कितना है, 1 लाख है, तो इसका 15% एवरी ईयर कहां जमा होगा, डीआरआर में. तो कितना होता है, 15,000. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक रखा है कैलकुलेट करने के लिए कि किस तरीके से हम यहां पर अमाउंट जमा कर सकते हैं. गेटिंग इट एवरीवन? So let us understand once again. In the year 2021 to 22, ठीक है ना, हमें पता है हमारा करंट लायबिलिटी या करंटली हमारा डिबेंचर लायबिलिटी कितना है. तो टोटल डिबेंचर हमारे पास कितना है, टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर है 5 लाख. ठीक है. अच्छा, इसका रिडम्पशन पीरियड
5 years डाउन द लाइन, मतलब 5 साल में हमको इसको क्या करना है, पे करना है, ठीक है ना। अब हो सकता है इसके अंदर से कुछ डिबेंचर हमको इसी साल रिडीम करना हो। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स will be redeemed at the end of current financial year, करंट फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें से ये 5 लाख रुपीस में से कितना रिडीम कर रहे हैं हम लोग, 1 लाख। ये बात समझ में आई? या हमारा प्लान होगा कि एवरी ईयर हम 1 लाख रुपीस क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। टोटल हमें कितना देना है, 5 लाख। इस साल के अंत में हमें कितना देना है, 1 लाख। तो इनका कहने का मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब है कि जो आप करंट ईयर में पे करने वाले हो उसके मुताबिक आपको 15% अमाउंट, कितना परसेंट, एटलीस्ट 15% ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, डीआरआर में। तो वो कितना हो गया, 15,000। तो हर साल आप चेक करोगे, एवरी ईयर आप चेक करोगे कि कितना अमाउंट हमको ट्रांसफर करना है, ठीक है। अच्छा, इस डीआरआर में टोटल अमाउंट होना कितना चाहिए, टोटल अमाउंट ये जो 5 लाख है उसका 25% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25% इसके अंदर होना चाहिए। तो हर साल आप उसके अंदर जमा करते जाओगे ना, फर्स्ट ईयर 15,000, सेकेंड ईयर फिर से आप 15,000 डालोगे, तो टोटल कितना हो गया, 30,000 हो गया ना। और यहाँ पर 5 लाख का 25% आप निकालोगे तो कितना होता है, 25,000। क्या इसमें 25,000 से ज्यादा है, आंसर इज यस। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन को पूरा करे ऐसा आपको अरेंजमेंट करना है। गेटिंग इट एवरीवन, ये बात समझ में आ गई? तो एक तो होता है ओवरऑल लायबिलिटी, ओवरऑल लायबिलिटी कितनी हमारी, 5 लाख की। और दूसरा होता है करंट ईयर्स लायबिलिटी की, इस साल हमको 1 लाख पे करना है। तो इनका बोलने का मतलब है कि जितना आपको हर साल पे ऑफ करना है उसका 15% तो आपको डालना ही पड़ेगा। और जो हमारा ओवरऑल लायबिलिटी है उसका कम से कम 25% इस डीआरआर में होना चाहिए। तो सेकेंड ईयर में आप देखेंगे यहां पर 30,000 रुपीज क्रिएट हो गए, जो कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। बराबर है, समझ में आया अभी? नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेबीज रिक्वायरमेंट। पहले हमने किसका रिक्वायरमेंट देखा, रूल 2014, कंपनीज रूल 2014। अब सेबी क्या कहता है, सेबी बात कर रहा है सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। याद है आपको, शेयर के समय भी जब हम शेयर इशू करते थे तो 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता था। व्हाट डज इट मीन, कि जितना शेयर आप इशू करेंगे उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, अदरवाइज आपको सबके पैसे रिटर्न करके कंपनी बंद करनी पड़ेगी। क्या उसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन डिवेंचर के ऊपर भी है? तो आइए रीड करते हैं। सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008 रेगुलेशन 12 स्टेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड बाय अ कंपनी। यस, इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? एज पर सेबी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिक इशू ऑफ द डिबेंचर इज 75%। तो अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, कौन सा, पब्लिक इशू का, प्राइवेट प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पब्लिक इशू आप कर रहे हो, तो आपका डिबेंचर कम से कम 75% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए ऑफ द बेस इशू साइज, दैट इज रुपीज 100 करोड़। तो जो बेस इशू साइज है वो कितना है, 100 करोड़ का है। तो 100 करोड़ का 75% है कि नहीं, उतना तो आपका सब्सक्राइब होना चाहिए। इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, द एंटायर मनी रिसीव्ड शुड बी रिफंडेड विद इन 12 डेज। 12 दिन के अंदर आपको वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। जब से इशू क्लोज हुआ है उसके 12 दिन के अंदर आपको सबका पैसा वापस करना पड़ेगा, अगर आप ये 75% का सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं कर पाए।
ठीक है, तो इसमें आपकी मदद कौन करेगा? अगेन इसके अंदर आपकी मदद करेंगे अंडरराइटर्स। आपको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? अंडरराइटर्स, ठीक है ना। अंडरराइटर्स जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गारंटी देते हैं, उनको आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। कई बार ऐसा हो गया कि आप जितना शेयर या डिवेंचर इशू कर रहे थे वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। क्या हो गए? ओवर सब्सक्राइब। तो क्या उसके ऊपर का अमाउंट आप रिटेन कर सकते हो? कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इश्यू साइज। मतलब जो आपका बेस इश्यू साइज था उसके 100% तक आप क्या कर सकते हो? रिटेन कर सकते हो। और एनी लोअर यूनिट एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस, ठीक है। या कोई लोअर यूनिट रहेगा वहां तक का अमाउंट आप क्या कर सकते हो? रिटेन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, अंडरराइटिंग। Company may enter into an underwriting agreement with underwriters for its public issue of debenture. Appointment of underwriter must be mentioned in the offer letter or letter of offer or prospectus. तो अगर आप कोई अंडरराइटर को अपॉइंट कर रहे हो तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी प्रोस्पेक्टस में या ऑफर लेटर में, ठीक है। 4th पॉइंट, क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए आप भी कभी लोन लेने जाएंगे ना तो आपका भी क्रेडिट रेटिंग चेक होता है। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। क्या आप लोन लेने के काबिल हो? कैसे पता चलेगा? आपकी हिस्ट्री चेक की जाती है। जनरल टर्म्स में मैं कहूं कि अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास असेट कितने हैं, आपने इसके पहले जब भी लोन लिया था तो टाइम पे किया था या नहीं किया था। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड से जो भी आप परचेस करते हो तो वो लोन के टाइप में ही हो गया। तो आप क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पे करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपके बारे में बात कर रहा हूं। इसी तरीके से कंपनी को भी क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये पता लगाती हैं कि कहीं आपने पास्ट में कोई भूल तो नहीं की, कोई भुगतान आपका पेमेंट पेंडिंग तो नहीं रह गया, कोई आपने डिफॉल्ट तो नहीं किया, किसी का बोरो किया था पैसा रिटर्न नहीं दिया, ऐसा केस तो नहीं है, या उसको इंटरेस्ट पे नहीं किया, या आपको पैसे के लेन देन से रिलेटेड आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है ना। ये सबको देखते हुए आपकी एक रेटिंग डिसाइड की जाती है। और जितनी अच्छी रेटिंग होगी ना लोन उतना अच्छे से मिलता है, कम रेट पर मिलता है। लेकिन आपकी रेटिंग अगर बड़ा खराब है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? या तो आपको लोन नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कंपनी को ए या ए प्लस, आपने ये सब रेटिंग सुनी होगी, ट्रिपल ए, बी, डबल बी, सी, ट्रिपल सी, है ना, इस तरीके से रेटिंग दी जाती है। तो जितना नीचे आपकी रेटिंग जाएगी आपका क्रेडिट वर्दीनेस उतना कम होता है। तो ये किसके इंफॉर्मेशन के लिए? ये इन्वेस्टर के इंफॉर्मेशन के लिए, कि इन्वेस्टर चेक करेंगे कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है और उसके हिसाब से पैसा लगाएंगे। सेबी issue and capital and disclosure requirement regulation 2018 state that companies should get credit rating for issuing debenture। तो डिबेंचर इशू करने के पहले आपको क्रेडिट रेटिंग करवा कर लेना पड़ेगा। एज पर सेबी, कंपनीज मेकिंग अ पब्लिक इशू और राइट इशू of convertible debenture must obtain credit rating from one or more credit rating agency। कम से कम एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। उससे ज्यादा लिया तो बेटर है बट मिनिमम एक से लेना पड़ेगा। द रेटिंग शुड बी मेंशन इन द ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस। और जो भी आपको रेटिंग मिली है, वेदर ए, डबल ए, ट्रिपल ए, सी, डबल बी, बी, जो भी रेटिंग मिली होगी वो आपको अपने ऑफर लेटर या प्रोस्पेक्टस में शो करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? क्या कोई नाम एग्जांपल में हम ले सकते हैं? यस, एक क्रिसिल करके है, दूसरा केयर करके, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो आपको रेटिंग प्रोवाइड करती है। तो देखिए यहाँ पर क्रिसिल की रेटिंग का एग्जांपल दिया गया है।
कि अगर आपको क्रिसिल ट्रिपल ए मिला है इसका मतलब होता है हाईएस्ट सेफ्टी, डबल ए मिला है तो हाईएस्ट हाई सेफ्टी, सिंगल ए एडिक्वेट सेफ्टी, ट्रिपल बी मॉडरेट सेफ्टी, ओनली बी हाई रिस्क, ओनली सी वेरी हाई रिस्क और डी है मतलब उसने डिफॉल्ट किया हुआ है कुछ। ठीक है, इस तरीके से रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। Next particular topic is procedure for issue of debenture. Already we know what is the procedure for issue of share. शेयर इशू करने का जो प्रोसीजर है उसी से रिलेटेड डिबेंचर इशू करने का भी प्रोसीजर है। आपको मोर और लेस जो 7 to 8 पॉइंट्स हैं वो सेम लगेंगे। ठीक है, ओनली 3 to 4 पॉइंट्स कैन बी हियर एंड देयर बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो सबसे पहले अगर आपको डिबेंचर इशू करना है तो आपको बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा। क्या बुलाना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट इज पास रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। तो आपको पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना आपको लोन लेना है और ये डिसीजन लेने का पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। सो इन द बोर्ड मीटिंग फॉलोइंग रेजोल्यूशन विल हैव टू बी पास्ड। फर्स्ट वन, अमाउंट एंड टाइप ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर इशू। कितने अमाउंट का और कौन से टाइप का डिवेंचर आप इशू करेंगे पहले ये डिसाइड कीजिए। नंबर 2, अप्रूव प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर। तो आपको प्रोस्पेक्टस अप्रूव कराना पड़ेगा किससे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। नेक्स्ट, अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा इशू जनरल पब्लिक के लिए है या 500 कैंडिडेट से ज्यादा के लिए है तो हमें डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा और उसका रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा। मतलब उसने स्वीकृति लिखित रूप में देनी चाहिए कि यस आई एम विलिंग टू बिकम अ डिवेंचर ट्रस्टी, मैं डिवेंचर ट्रस्टी बनना चाहता हूं या बनने के लिए तैयार हूं, ऐसा एक रिटर्न कंसेंट उससे लेना पड़ेगा। ऑथराइज बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी। यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? ऑथराइज करेंगे चार्ज और असेट क्रिएट करने के लिए, है ना, कि हम अपनी कंपनी का असेट डिवेंचर के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं? गिरवी रख सकते हैं। कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ बोर्ड्स बोरोविंग पावर नीड्स टू बी इंक्रीज। अगर बोर्ड्स का बोरोविंग पावर कम है और उसके लिए शेयर होल्डर का परमिशन लेने की जरूरत है तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बुलाना पड़े तो हम उसको क्या करेंगे? कॉल करेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब बोरोविंग पावर कम हो तभी, है ना। अगर इनफ बोरोविंग पावर है तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। ऑथराइजेस बोर्ड टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम अप्लीकेंट्स। तो ये जो अप्लीकेशन के समय पैसा आने वाला है उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अथॉरिटी लेंगे। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिसके लिए बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कब होगा? जब हमारे पावर्स कम होंगे, है ना। इफ द बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड इज टू बी इंक्रीज, बोर्ड का बोरोइंग पावर, क्योंकि इनके पास क्या होती है? एक लिमिट होती है कि आप इतना ही बोरो कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला नहीं, हमें और बोरोइंग पावर चाहिए। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 50 करोड़ रुपीस का बोरोइंग पावर दे रखा था और बोर्ड सोच रहा है कि हमको 70 करोड़ रुपीस का बोरोइंग पावर चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। इफ द बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड इज टू बी इंक्रीज्ड, EGM must be held to get shareholders approval through special resolution। तो ध्यान रहे यहाँ पे कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। पॉइंट नंबर 3, फाइलिंग विथ ROC। जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके पास हमारा जो प्रोस्पेक्टस है उसको फाइल करना पड़ेगा। सेम हम इश्यू ऑफ शेयर के समय भी करते हैं। सेक्रेटरी हैज टू फाइल स्पेशल रेजोल्यूशन, अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर विथ रजिस्ट्रार
ऑफ कंपनीज विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर, मतलब ऊपर जो हम लोग बोर्ड मीटिंग कर रहे थे पॉइंट नंबर 1 में, उसके 30 दिन के अंदर सेक्रेटरी को स्पेशल रेजोल्यूशन जो हमने ईजीएम में पास किया है, दूसरा प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर की कॉपी वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग। पॉइंट नंबर 4, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। अभी अभी हमने रीड किया, क्रिसिल या केयर जैसी ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या करेंगे, क्रेडिट रेटिंग लेंगे। कंपनी गेट्स इट्स डिबेंचर रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। द रेटिंग मस्ट बी मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर। ये जो रेटिंग है ये प्रोस्पेक्टस में या ऑफर लेटर में मेंशन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। हमने जो भी अंडरराइटर को अपॉइंट किया है उनके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। कंपनी एंटर्स इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट फॉर अंडरराइटिंग ऑफ इट्स डिवेंचर इश्यू। क्यों ये करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको मिनिमम 75% का क्या चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए, है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर ये क्राइटेरिया नहीं होता तो हमको अंडरराइटर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती। 75% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया नहीं होता तो हम अंडरराइटर को अपॉइंट नहीं करते, लेकिन है इसके लिए करना पड़ रहा है। इशू प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर, ये हम इशू करेंगे, किसको इशू करेंगे, टू द पब्लिक। कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इफ इट इज इनवाइटिंग द पब्लिक टू बाय इट्स डिवेंचर। अगर हम जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है, लेकिन बाकी सबके लिए ऑफर लेटर इज टू बी इशूड इफ द कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो अगर आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो तो आप इशू करेंगे प्रोस्पेक्टस, लेकिन अगर आप कर रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट तो आपको देना पड़ेगा ऑफर लेटर, और अगर आप कर रहे हो राइट इशू तो आपको देना पड़ेगा लेटर ऑफ ऑफर। अलग अलग यहाँ पर लेटर्स हमें इशू करने पड़ते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। अब हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन मिल गया था, तो एप्लीकेशन का पैसा कहां जमा होना चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। नंबर 8, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। अब वो जो पैसा आएगा वो कंपनी अपना जो सेपरेट बैंक अकाउंट है उसमें रिसीव करेगी। सब्सक्राइबर्स विल सबमिट देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी टू द स्पेसिफाइड बैंक विद इन दी टाइम पीरियड मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर। तो जो टाइम पीरियड बोला गया था उस टाइम पीरियड के अंदर पैसा उस बैंक में जाकर के जमा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9, होल्ड बोर्ड मीटिंग। अब ये सब होने के बाद हम बोर्ड मीटिंग करेंगे। आफ्टर द इशू क्लोजेस अ बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू डिसाइड एंड अप्रूव अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। ये कब होता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है ना, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किससे डिवेंचर देना है किसको नहीं देना है। ऐसे केस में बोर्ड मीटिंग होगा। बोर्ड ऑल्सो अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन दी कंपनीज असेट। तो इसके साथ साथ बोर्ड क्या करेगा, चार्ज और असेट भी क्रिएट करके दे देगा। पॉइंट नंबर 10, इशू ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट। अब हम यहाँ पर विद इन 6 मंथ, है ना, जब से अलॉटमेंट हुआ है उसके 6 महीने के अंदर क्या करेंगे, डिवेंचर सर्टिफिकेट बना करके इशू कर दें। शेयर के समय यही पीरियड कितना था, 3 मंथ्स का। शेयर सर्टिफिकेट कितने महीने में मिल जाने चाहिए, 3 मंथ्स में, और डिवेंचर सर्टिफिकेट कितने महीने में मिल जाने चाहिए, 6 मंथ में। द अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। अलॉटमेंट का जो हमारा प्रोसीजर है वो 60 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 60 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी कंपनी हैज टू इशू डिवेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। जब से अलॉटमेंट किया गया है वहां से 6 महीना लिया जाएगा और 6 महीने के अंदर डिवेंचर सर्टिफिकेट डिवेंचर होल्डर के घर पे पहुंच जाने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक एंट्रीज इन दी रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर सेपरेटली बनाएंगे। सेक्रेटरी हैज टू मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर विद इन 7 डेज आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल ऑफ द अलॉटमेंट। 7 दिन के अंदर जैसे अलॉटमेंट का लिस्ट आपके हाथ में आ गया, विद इन 7 डेज उनका एक अलग रजिस्टर बन जाना चाहिए। हाउएवर इफ डिवेंचर्स आर इशूड इन डीमेट फॉर्म, अगर आप हार्ड कॉपी नहीं दे रहे हैं
डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में दे रहे हैं, कंपनी डज नॉट मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, क्योंकि सारे के सारे एंट्रीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाएंगी, आपको कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर डीमैट फॉर्म में आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, सो नो नीड टू मेक रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी फॉर्म में दे रहे हो, पेपर फॉर्मेट में दे रहे हो, तो विद इन 7 डेज, हाउ मेनी डेज, 7 डेज के अंदर आपको एक सेपरेट रजिस्टर डिवेंचर होल्डर के लिए बनाना पड़ेगा। गेटिंग इट एवरीवन? हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ दिस पर्टिकुलर चैप्टर रिगार्डिंग डिवेंचर ट्रस्टी। ये ईयर के पोर्शन में इसको ऑप्शनल रखा गया है, तो ये आपके लिए सेल्फ स्टडी का पार्ट है, और कहीं ना कहीं इन बिटवीन हमने इसको कवर भी किया। आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद चैप्टर नंबर 4, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।